आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या है। तो फिजिक्स से 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे 2 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में, और जो 3 क्वेश्चन है वो किससे रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल अपने से ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर, मतलब मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो अपने को पता है कि मिली एम्पियर जो होता है वो क्या होता है 10 टू द पावर -3, और माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर -6। नेक्स्ट सवाल जो है ये बोल रहा है कि कोई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। हम लोग इसके रेजिस्टिविटी को रो मान ले रहे हैं। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है, रो L अपॉन A, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बोल रहा है कोई दूसरा कंडक्टर है जिसका जो लेंथ है वो क्या है आपका 2.5 टाइम्स ऑफ L, उसका जो रेजिस्टेंस है R डैश वो क्या है 0.5 R, और सेम मटेरियल है, मतलब कि दोनों का जो रो है वो सेम है। तो अपने से पूछ रहा है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी A डैश। तो हम लोग देखते हैं R डैश इज इक्वल टू व्हाट, रो L डैश अपॉन A डैश। तो R डैश का वैल्यू अपने को पता है 0.5 टाइम्स ऑफ R, रो L डैश का वैल्यू क्या है 2.5 टाइम्स ऑफ L अपॉन A डैश, ठीक है। तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, कहाँ लिखूं मैं, ऐसा कर देता हूं, मैंने थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो R डैश 0.5 टाइम्स ऑफ R जो है वो किसके इक्वल है, रो L डैश का वैल्यू क्या था 2.5 टाइम्स ऑफ R, सॉरी 2.5 टाइम्स ऑफ L अपॉन A डैश। और हम लोग R को क्या लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं रो L अपॉन A इज इक्वल टू रो L कॉमन अपॉन A डैश इंटू 2.5। ये हो गया 0.5 से ये 0.5, ये 5 से ये 5 टाइम्स चला गया, रो L कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो A डैश आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। तो जो हमारा A डैश होगा वो क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल अपने से ये पूछ रहा है कि 2 बल्ब है, एक बल्ब का जो पावर है P1 है वो 100 वॉट है, और उसका जो दूसरे का जो पावर है वो 40 वॉट है, और दोनों को हमने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। मतलब एक बल्ब दूसरा बल्ब कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सप्लाई कितना है, सप्लाई यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, सप्लाई अपने को नहीं दिया, यहाँ पे बस ये बोल रहा है द करेंट थ्रू 100 वॉट बल्ब, 100 एक है हमारा 100 वॉट और एक है हमारा 40 वॉट। तो 100 वॉट बल्ब से जो आई का वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 1 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि इससे कितना करंट फ्लो करेगा। तो अपने को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक पाथ होता है, उसके पास कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं होता है। तो जब उसके पास कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं होता तो वो सिर्फ वो एक पाथ पे चलेगा। तो इस सेकंड वाले से भी जो आई होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर, ठीक है। वेरी नाइस। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। आप लोग से सभी सारा सवाल लग रहा होगा। बोल रहा है कि एक वीआई ग्राफ दिया हुआ है रजिस्टर का, 3 रजिस्टर है अपने पास R1, R2 एंड R3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये लिख रहा है पहले वीआई ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ में आईवी ग्राफ ड्रॉ किया है। तो वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ में क्या फर्क होता है, वीआई ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस पे वी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आई लेते हैं। आईवी ग्राफ है मतलब हम लोग वाई एक्सिस पे आई ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे वी ले रहे हैं। तो इससे फर्क क्या हुआ, देखिए v बाई आई जो होता है, जब हम लोग वी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो जो स्लोप होता है वो वी आई का वैल्यू होता है, वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। और आई बाई वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये वी आई ग्राफ होता तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर ये ग्राफ है तो आई वी ग्राफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है,
I by V is inversely proportional to the reciprocal, is inversely proportional to the resistance। मतलब IV का वैल्यू जितना कम होगा, स्लोप का वैल्यू जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये एक पहला स्लोप, ये दूसरा स्लोप और ये तीसरा स्लोप। तो जो सबसे कम स्लोप है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, मतलब जो R2 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर R1 होगा और फिर R3 होगा। लेकिन अगर ये VI ग्राफ होता तो R3 सबसे ज्यादा होता, देन R1 होता एंड देन R2 होता। आई होप समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? R2 is greater than R1 is greater than R3। दिस ऑप्शन इज राइट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। A student learns that magnetic field around a bar magnet is different at every point, which diagram shows the correct magnetic field lines around a bar magnet। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, अब अपने को बताना है कि किसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सही है। तो अपने को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है, जिसका डेंसिटी पोल पे क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना ज्यादा डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो कर्व है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी नहीं है, तो ये तो अपने को बचपन से ही पता है, ये जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट होता है। ठीक है, आए थे हम लोग नेक्स्ट पे। प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर अ साउथ पोल। देखिए जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग एक कंपास निडल को रखे हैं नियर द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, साउथ पोल के पास हम लोग कंपास निडल को रखे हैं, तो कंपास पॉइंटर जो होगा कंपास निडल का वो किधर होगा? देखिए, तो जो पॉइंटर होता है ना कंपास निडल का वो होता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो नॉर्थ से अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाता है। तो मतलब पॉइंटर का हेड जो होगा वो इधर होगा, और वही अगर हम लोग इस तरफ की बात करेंगे तो इधर पॉइंटर का हेड किधर होगा? इधर होगा। समझे मेरी बात? मतलब पॉइंटर जो होगा वो टूवर्ड्स द साउथ पोल। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मेटल रॉड PQ इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द एंड ऑफ द रॉड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग वायर। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग PQ। तो पूछ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड पाम रूल। ये जो हमारा पाम का डायरेक्शन है ये वाला, ये हमको क्या किधर रखते हैं? हम इसको अलोंग द करंट रखते हैं, इसको अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो ये हमारा क्या देता है? फोर्स, लेफ्ट हैंड के पाम को। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, करंट इधर है अलोंग दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस, सो ये जो होगा वो किधर होगा? फोर्स, मतलब बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ आएगा PQ। तो क्या है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउट ऑफ, इनटू द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये फील्ड नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ठीक है, प्लेन, ये क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन से बाहर की तरफ आएगा। समझ में आया आपको मेरी बात? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अ स्टूडेंट मेक्स एन अरेंजमेंट टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? जब भी किसी भी कॉइल के अलोंग अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे मान ले रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, उससे जो टोटल फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, जो टोटल फील्ड लाइंस उसे पास कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कभी भी अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है? उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट और कॉइल के बीच में फील्ड कैसे चेंज होगा? या तो कॉइल को हम मूव कराएंगे या तो हम लोग मैग्नेट को मूव कराएंगे। अगर हम दोनों को एक साथ दूर ले जा रहे हैं तो भी वो चेंज होगा, लेकिन इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक तरफ चल रहा है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की वजह से उस कॉइल में है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि इन 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, ट्रायल 1 मूव्स द कॉइल टू द लेफ्ट अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो कॉइल को अगर हम लोग दूर ले जाएंगे तो बोल रहा है कि इसमें गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा?
इन विच ट्रायल वुड बी द गैल्वेनोमीटर रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि किस केस में EMI नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बोल रहा है कि मूव द कॉइल टुवर्ड्स लेफ्ट अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो कॉइल को अगर हम लोग लेफ्ट ले जाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा क्योंकि उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। सेकंड, मूव्स द मैग्नेट टू द राइट, जब मैग्नेट को राइट की तरफ ले जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, तो करंट इंड्यूस्ड होगा और गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा। मूव बोथ कॉइल एंड मैग्नेट टुवर्ड्स ईच अदर, फिर जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो भी चेंज होगा। मूव बोथ कॉइल एंड मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड, ठीक है, एट द सेम स्पीड है वो। ठीक है, तो जब जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, दोनों एक स्पीड से एक तरफ बढ़ रहा है, तो जब दोनों एक स्पीड से एक तरफ बढ़ रहा है तो मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल से जो पास कर रहा है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा, इसीलिए इस केस में किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। तो ट्रायल 4 इज योर राइट आंसर। तो आप लोग अपने से सोचिएगा जवाब को, ठीक है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं बस आप लोग को तैयारी देखने के लिए लाया हूं कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप पूरे के पूरे मार्क्स ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं चुन चुन के सवाल लाया हूं। नेक्स्ट जो है appliances that have a metal body are generally connected to the earthing wire। तो देखिए किसी भी मेटल एप्लियंसेस से हम लोग अगर अर्थिंग वायर कनेक्ट करते हैं तो अर्थिंग वायर कनेक्ट करने का हमारा एक ही मकसद होता है, जैसे कि मेटल है तो अगर कहीं से भी करंट का लीकेज हो गया तो उस मेटल पार्ट को हम टच करेंगे तो अपने को क्या लगेगा, शॉक लगेगा। लेकिन अगर हम वही अर्थिंग कर देंगे तो वो जो भी लीकेज है करंट का उससे जो भी हमको जो शॉक लगने वाला था वो शॉक नहीं लगेगा, मतलब इट विल प्रिवेंट द एक्सेस, नो इट विल प्रिवेंट नॉट एक्सेस करंट, इट विल प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। ठीक है, वो लीकेज ऑफ करंट से अपने को शॉक से बचाएगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ करंट से के लिए क्या हम लोग सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, a student place some iron filling around a magnet, the iron filling arrange themselves as shown in the figure, the student labeled 4 different regions अराउंड द मैग्नेट, वेयर वुड द मैग्नेटिक फील्ड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अपने को पता है कि पोल के पास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा आयरन फीलिंग्स है और यहीं पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो जो आर पॉइंट है, एट आर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है हमारा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एज वेल एज दोज प्लेस्ड एट अ नियर डिस्टेंस। मतलब कि हम लोग का ह्यूमन, देखिए हम लोग को क्या है ना, जैसे कि कोई भी लेंस होता है ना तो उसका एक अपना फोकल लेंथ होता है और इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो उसके हिसाब से चेंज होता है, हम जैसे जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने आई की बात करें तो हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, तो हम तो उस इमेज डिस्टेंस को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, तो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आई का जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज होता है। तो आई का फोकल लेंथ चेंज कौन करता है, आई का फोकल लेंथ चेंज करता है सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो सीलियरी मसल्स जरूरत के हिसाब से आई के लेंस को थिकर और थिनर बनाता है। ठीक है, तो जब वो थिकर बनाता है तो सीलियरी मसल्स प्रेशर लगाता है तो आई लेंस थोड़ा थिक हो जाता है, जब वो रिलैक्स होता है तो आई लेंस थोड़ा क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, तो जब अपने को दूर का देखना होता है तो आई लेंस थिकर हो जाता है, जब अपने को नजदीक का देखना होता है तो आई लेंस जब अपने को नजदीक का देखना होता है तो आई लेंस थिकर हो जाता है, जब अपने को दूर का देखना होता है तो आई लेंस जो होता है वो थिनर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है आई का टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कैसे कोई भी ह्यूमन आई जो होता है वो दूर का और नजदीक का कैसे देख पाता है, with the help of the ciliary muscles the human eye can adjust its focal length according to the need. This ability of the adjustment of focal length is called power of accommodation. In this way human eye can see the far object as well as nearby object. What is the far point and near point of a human eye? Far point क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम देख पा रहे हैं उसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं, और नियर पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके जहां तक हम लोग देख सकते हैं। तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब हम लोग जहां तक हमारा नजर जा रहा है हम लोग वहां तक पूरा देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब फार पॉइंट इज इन्फिनिटी
एंड नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर पर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर रहेगा हमको वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अ चाइल्ड सिटिंग इन अ क्लासरूम इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब कि ब्लैक बोर्ड को वो नहीं देख पा रहा, मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम विच हिज आई इज सफरिंग। तो जब भी हम दूर का नहीं देख पाते हैं, जब हम दूर का नहीं देख पाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटेडनेस। और जब हम लोग नजदीक का नहीं देख पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। व्हाट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एंड सो दिस इफेक्ट कैन बी रिमेडिड। तो अपने को रे डायग्राम बनाना है, इसका बनाते हैं हम लोग रे डायग्राम। ठीक है, मान ले रही है हमारा एक ठीक है, ये हमारा मान ले रही है हमारा आई लेंस, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा आई लेंस है। तो सबसे पहला तो जब भी अगर नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो मायोपिक आई होता है उसका फार पॉइंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब वो किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के आगे क्या होगा, नहीं देख सकता है ना। मतलब इस डिस्टेंस के आगे वो नहीं देख सकता, मतलब उसका ये फार पॉइंट है, दिस वन इज फार पॉइंट। दिस वन इज फार पॉइंट। ठीक है, तो अब जब लाइट फार पॉइंट से दूर से आएगा, जब लाइट फार पॉइंट से दूर से आएगा तो अब जो रेटिना पे इमेज बनना था वो रेटिना पे ना बन करके वो रेटिना से पहले आ जाएगा। यही है डिफेक्टिव आई। ये जो है ये आपका क्या है, ये है आपका डिफेक्टिव आई। नाउ अब हम लोग इसको करेक्ट कैसे करेंगे, डिफेक्टिव आई को करेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए लाइट रे को अपने को क्या करना है, डाइवर्ज करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डाइवर्जिंग लेंस। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डाइवर्जिंग लेंस। तो अब जो भी लाइट आ रहा होगा दूर से, जो भी लाइट आ रहा होगा दूर से वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। और डाइवर्ज होने के बाद ये इमेज कहां बनाएगा, ये इमेज बनाएगा इसके फार पॉइंट पे। इस अब जो ये था क्या बोलते हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर दिया, वो पास ले आया। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये है आपका करेक्टेड। ठीक है, तो अब ये जो बनेगा ये एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, ये था हमारा उसका फार पॉइंट का, ये था उसका डिफेक्टिव आई और ये था करेक्टेड आई बाय यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोग शॉर्ट साइटेडनेस का भी देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग किसका किसका देखेंगे, लाइट का और मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो सबसे पहला है कि 1/2 ऑफ अ लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। मतलब जो हमारे पास कोई एक लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके हाफ पार्ट को मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे, जैसे ये लेंस है ना, तो इसके हाफ पार्ट को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको क्या किया है, कवर कर दिया है। ठीक है, विथ अ ब्लैक पेपर 1/2 सो डैट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट को इसके हम लोग 2f पे रखे हैं, f2f, यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो इसका इमेज फॉर्मेशन बनाना। सबसे पहले ये बात कि अगर लेंस को अगर हम लोग ऐसे कवर किए हैं तो इमेज फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इस पोर्शन से तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा ना। तो वो जैसा इमेज अगर कवर नहीं करते सेम इमेज फॉर्म होगा, लेकिन जो इमेज का इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा,
कम होगा, इमेज का इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसका रे डायग्राम हम लोग कैसा बनाएंगे, इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जो नॉर्मल हमारा बनता है, बस उसके हाफ को हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बोल रहे हैं कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एट सेम पोजीशन, सेम ऑब्जेक्ट का सेम पोजीशन पे रे डायग्राम बनाना है विदाउट कवर। तो विदाउट कवर मैंने बनाया, ये है आपका विदाउट कवर, ये है आपका कवर। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मल रे डायग्राम बनाना है। अब बोल रहा है कि विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन्ड इन टू केसेस, कोई डिफरेंस होगा, हाँ डिफरेंस तो होगा, इमेज के नेचर में, साइज में, पोजीशन में, इन तीनों में कोई फर्क नहीं होगा। नेचर में, पोजीशन में और साइज में कोई फर्क नहीं होगा। फर्क किस में होगा, इंटेंसिटी में। ठीक है, इंटेंसिटी में फर्क होगा। पहले वाले में लाइट का जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, वो कम होगा, जो सेकंड केस में जो लाइट का इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगा। इसमें पूछ भी रहा है क्या, पोजीशन, मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है आपका, पोजीशन है आपका एट 2f। ठीक है, नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस और मिरर इज सोन बिलो। मिरर या लेंस है, कुछ भी हो सकता है, वो सोन बिलो है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है, ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम। अपने को कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम भी होता है। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट हाफ द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, ये पता नहीं क्या दे रहा है, लेकिन हम लोग आते हैं, हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। तो इमेज जो है वो टेढ़ा है और रियल और इन्वर्टेड है। अगर ये मिरर होता तो रियल और इन्वर्टेड इमेज इधर बनता, अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज उधर बना है, मतलब कंफर्म है कि ये जो ये है, ये क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और ये भी अपने को दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है और ये जो इमेज है, ये सॉरी, ये ऑब्जेक्ट पास और जो इमेज है वो क्या है, दूर है। मतलब ये कहाँ पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन C एंड F पे, और अपने को इसी का क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है बिटवीन C एंड F का। अब हम लोग इसको देखते हैं, कर लेंगे आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर X है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब देखिए ये सीधा है, मतलब ये वर्चुअल है। ठीक है, ये क्या है, वर्चुअल है। तो और ये बड़ा भी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब HO जो है वो हाफ ऑफ HI है, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है। ये तो हमारा सही है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है। तो जब भी हम लोग देखते हैं, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो हमारा जो इमेज होता वो छोटा बनता, लेकिन अब ये है नहीं, प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है। तो ऑब्वियसली ये जो मिरर है ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अंडर फोकस है। ठीक है, तो हम लोग इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ऑफ द रे कॉन्केव मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज अंडर फोकस। आई होप आप लोग भी क्रैक कर पाएंगे उस सवाल को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट लाइट का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट जो है HO इज इक्वल टू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया, किसके, कॉन्केव लेंस के। और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यू का जो है वो वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो पोजीशन, नेचर और इमेज चाहिए। ठीक है, तो अपने को पता होता है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v चाहिए तो 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इज इक्वल प्लस 1/u। 1/f क्या है, माइनस 1/10, 1/v क्या है, माइनस 1/20। ठीक है, तो माइनस 1/10 और 20 का एलसीएम 20 ही हो जाएगा, -2 -1 मतलब -3/20, मतलब v का जो वैल्यू हो गया वो हो गया -20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो v होगा वो उसी साइड होगा जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, निकल गया पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.8
6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अपने से पूछ रहा नेचर, व्हाट इज द नेचर। तो अगर लेंस के दूसरी तरफ इमेज बनता तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता, लेंस के पहले तरफ अगर इमेज बनता है तो वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब अपने को बोल रहा है साइज ऑफ द इमेज, मतलब हाइट ऑफ द इमेज। तो देखिए अपने को पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एच आई अपॉन एच ओ, एच ओ हमारा क्या है +5 सेंटीमीटर, +5 सेंटीमीटर। हमारा जो v है वो क्या है 20/3 माइनस डिवाइडेड बाई u क्या है हमारा 20 माइनस ऑफ 20। तो एच आई अपॉन 5 इज इक्वल टू -20/3, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -1/20, ये कैंसिल 20 कैंसिल, मतलब एच आई जो होगा 5/3 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो 5/3 का मतलब क्या हो गया 1.66 सेंटीमीटर और 1.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज। तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि वो स्मॉलर साइज का होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है। स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स प्लेन। अपने को पता है कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही कैसा इमेज फॉर्म करता है, दोनों वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो वर्चुअल इमेज को तो हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर ही नहीं सकते हैं, स्क्रीन पर हम लोग किसको ऑब्टेंड कर सकते हैं, सिर्फ कॉनकेव मिरर को। तो जो हमारा मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u। तो -v का वैल्यू क्या हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाई फ्लेम माइनस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा माइनस भी है ना, पहले से माइनस है हमारा, तो माइनस टाइम्स ऑफ -v -60/-15, तो ये क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -4। तो अपने को मैंने पहले ही बताया है कभी पिछले वीडियो में कि अगर मैग्निफिकेशन माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 1 से छोटा है। मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ यही बताता है कि नेचर कैसा है, रियल है या इन्वर्टेड है, तो इमेज जो होगा वो रियल होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो देखिए जैसे मान ले रहे ये हमारा मिरर है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो आपका 60 है, ये डिस्टेंस जो है वो आपका 15 है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 45 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज तो हम लोग क्या करेंगे v माइनस यू। तो v माइनस यू मतलब 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो हम लोग इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं। कौन सा रे डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तब हम लोग ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या है हमारा -1/60, 1/u हमारा क्या है -1/20 था ना, वो -1/15 था, सॉरी -1/15 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 और 60 का एलसीएम 60 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 मतलब -5/60, मतलब f का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया -12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट लेंथ, फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट लेंथ -15 सेंटीमीटर, और जो v है वो क्या है -60 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है बिटवीन C एंड F। ठीक है, तो इसका हम लोग रे डायग्राम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि कोई एक हेलिकल कॉइल है whose length is greater than its diameter, मतलब उसका जो लेंथ है वो उसके डायमीटर से बड़ा है, कनेक्टेड टू अ बैटरी। हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट P कंपेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड एट Q। तो अपने को पता है कि जब भी एक हेलिकल कॉइल को हम लोग किसी करंट सप्लाई करते हैं, किसी सप्लाई से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वो एक सोलेनॉइड की तरफ बिहेव करता है, और सोलेनॉइड के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके सेम होता है, वो बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। तो हम लोग को पता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड या इनसाइड द बार मैग्नेट
magnetic field is uniform. So magnetic field at P as well as magnetic field at Q is same. मतलब दोनों जगह जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा. स्ट्रेंथ वन वे, कोई एक तरीका बताइए जिससे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. तो मैं 3 तरीका बता दे रहा हूँ, कोई भी एक लिख लेना. सबसे पहला करंट को हम लोग इंक्रीज करके, दूसरा जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ उसको बढ़ा करके, तीसरा एक तो हमारा हो गया करंट को इंक्रीज करके, दूसरा हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, और तीसरा जो हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर क्या ला दें, एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट आयरन कोर ले आए. तो सॉफ्ट आयरन कोर के आने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड अ फॉर द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट सोन. मतलब एक सर्कुलर कॉइल है, इससे करंट डिसाइड ऑफ विच फेस बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड विच फेस बिहेव्स एज अ साउथ पोल, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखिए, कभी भी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वायर के पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्म होता है. ठीक है, ऐसा ड्रॉ होगा, और बीच में जो होता है वो कर्व होता है. तो अब देखिए, इसका हम लोग को डायरेक्शन चाहिए. तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल. तो जो क्लॉक हो करंट होगा वो क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, करंट जो है वो डाउनवर्ड है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज. मतलब इस साइड वाले में नीचे की तरफ, इस साइड वाले में भी नीचे की तरफ. तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब हमसे यहाँ पे एक और सवाल पूछ रहा है कि कौन सा जो पोल है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और कौन सा जो पोल है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. तो देखिए, जब करंट का डायरेक्शन जिधर क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, साउथ पोल, है ना. जिधर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है वो कैसा बिहेव करता है, वो साउथ पोल बिहेव करता है. जिधर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो कैसा बिहेव करता है, वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है. समझ में आ रहा है. तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो लूप है, जो प्लेन का ऊपर वाला लूप है, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना. तो जो हमारा प्लेन के ऊपर का डायरेक्शन होगा, जैसे ये प्लेन मान लेते हैं, तो ये हो गया प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे. तो आउटसाइड, जब आउटसाइड द जो प्लेन है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है आपका, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है. तो आउटसाइड द जो प्लेन होगा, आउटसाइड ऑफ प्लेन बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, और जो इनसाइड द प्लेन होगा, इनसाइड द प्लेन जो होगा या प्लेन के दूसरे तरफ जो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, साउथ पोल. समझे मेरी बात. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोले या फिर केस बेस्ड भी है ये. ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन द, ये तो अपने को पहले ही हम लोग देखें, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए. इससे एक ना एक सवाल आना ही आना है. राइट द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, देखिए तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मतलब ये जो होगा वो आपका ओम मीटर हो जाएगा. अब बोल रहा है कि कोई एक मटेरियल है जिसका लेंथ 5 मीटर है और रेजिस्टेंस इतना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इतना है, तो अपने को रेजिस्टिविटी चाहिए. मतलब R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गया, मतलब रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके. R जो है वो हमारा क्या है, 100 ओम है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 3 × 10⁻⁻7 है, 3 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना मीटर था, 5 मीटर था. ठीक है, लेंथ है हमारा 5 मीटर. तो जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम मीटर. तो 5 से ये चला गया तो ये 20, तो ये हो गया 3 2 60 × 10⁻⁻7, मतलब 6 × 10⁻⁻6 ओम मीटर. ये हमारा जवाब हो गया. और तो अपने को और कुछ कैलकुलेट नहीं करना. नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है. नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है कि 2 लैंप है, उसका रेटिंग दिया हुआ, ये रेटिंग R1 है. मतलब रेटिंग दिया हुआ है कि अगर हम उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा. अगर हम उसमें 220 का सप्लाई दे रहे हैं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 10 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा. और दोनों को हम लोग पैरेलल में लगाए हैं, मतलब एक बल्ब ऐसा
दूसरा बल्ब ऐसा, फिर हम इनको क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं, ठीक है। और कितना का सप्लाई दिए हैं, 220 वोल्ट का ही सप्लाई दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग R1 और R2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करंट पूछ रहा, तो टोटल करंट निकालने के लिए अपने को R1 और R2 निकालना ही होगा। तो अपने को पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो इसका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P मतलब 220 इंटू 220 अपॉन 100, इसका क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 220 अपॉन 10, है ना। तो ये कैंसिल 22 इंटू 22 कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484 ओम हो गया, इसका ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना ओम बचा, ये बचा 4840 ओम, ठीक है। तो 4840 ओम का जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन R1 मतलब 1/484 प्लस 1 अपॉन 4840 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। 484 था, तो 484 का 484 और 4840 कैल्शियम जो होगा वो 4840 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा 4840 अपॉन में 11 मतलब 440 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट आ गया 440 ओम। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। तो V हमारा 220 है और R इक्विवेलेंट है 440, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर जो होगा वो करंट फ्लो करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन ईच केस, ठीक है, ओके। तो अब बोल रहा है कि एक बार हम इसको सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और एक बार हम लोग इसको किसमें कनेक्ट किए, अच्छा कैलकुलेट द, ये तो पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टर है X एंड Y ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये सीरीज हो गया हमारे पास और सप्लाई है 5 वोल्ट का, ठीक है, एक X और एक Y, 5 वोल्ट का सप्लाई है। और दूसरा पैरेलल में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये क्या आपका पैरेलल में, ठीक है। तो क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। तो इस केस में जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 ओम। इस केस में जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट मीन्स 3 2 6 अपॉन 5, दैट मीन्स 1.2। अपने नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द ड्रॉ सर्किट डायग्राम, अपने से करंट नहीं पूछ रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि ये जो है मतलब कि ये वाला जो केस है इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज पूछ रहा है, तो इसके अक्रॉस हम V2 मान ले रहे हैं और इसके अक्रॉस हम क्या मान ले रहे हैं, V1 मान ले रहे हैं। तो इसमें तो अपने को I चाहिए होगा, तो I निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V क्या है 5/5 मतलब 1 एम्पियर। तो V2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I इंटू R2, और जो V1 होगा वो कितना हो जाएगा I इंटू R1। तो अपने से ये पूछ रहा है कि इसके थ्रू I2 3 ओम के थ्रू, तो 1 इंटू 3 वोल्ट, ठीक है, दैट मीन्स 3 वोल्ट विल बी योर आंसर। और 2 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, 2 वोल्ट होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। रिफ्लेक्शन पे ये जो है जो केस बेस्ड है और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो या तो करंट में 4 मार्क्स का आएगा
या तो केस बेस्ड में आएगा, किसी एक का ये रहेगा ही रहेगा इंटरचेंज, ठीक है। तो राशि वेंट टू अ पामिस्ट सो हिज पाम, राशि इज अ गर्ल जो कि एक पामिस्ट जो हमारे हस्तरेखा देखते हैं उसके पास गई है। द पामिस्ट यूज अ स्पेशल लेंस, अपने को पता है कि वो मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, और वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अपने को पता है कि जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस के अंडर द फोकस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी साइड उसका इमेज जो बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। स्टेट द नेचर एंड रीजन फॉर इट्स यूज, तो अपने को तो पता ही है कि नेचर क्या हो गया उसका, कॉन्वर्जिंग नेचर का हो गया या कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्या क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में अंडर द फोकस हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो उसी साइड में बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। वेयर शुड द पामिस्ट होल्ड द लेंस सो दैट हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रियल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्चुअल होना चाहिए, ठीक है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड कब होगा, जब वो कहां पे रखेगा, अंडर द फोकस रखेंगे। इफ द फोकल लेंथ, अगर बोला जा रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो कितना है, कॉन्वेक्स लेंथ है तो प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। द लेंथ इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो u है वो कितना है, -5 सेंटीमीटर है। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो करते हैं हम लोग, आते हैं देखते हैं। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू व्हाट, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू क्या था, 1/f का वैल्यू हो जाएगा 10 और 5, तो 1/10 प्लस -1/5, 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 1 - 2 दैट मीन्स -1/10 सेंटीमीटर। तो जो v होगा वो क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर उससे साइड में, ठीक है। तो अब देखो अगर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे बच्चा लोग, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो -v की बात करते हैं तो v/u, नॉट -v/u, ओनली v/u, लेंस है ना, v/u। तो क्या हो जाएगा आपका -10/-5, दैट मीन्स 2 + 2, मतलब दो गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अपने से सवाल क्या पूछ रहा था, पोजीशन तो पता चल गया एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि लेंस से ही 10 सेंटीमीटर पे पाम की तरफ बनेगा। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पता चल गया, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इमेज इनलार्ज हो जाएगा। तो आई होप जो लाइट पे ही बेस्ड है, ये भी अच्छा सवाल है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे होगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये दिया हुआ होगा 2/3, और फिर बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये क्या होगा आपका 4/3। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, nx अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, nx अपॉन ny। और अपने को क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z, ये दिया हुआ है। तो अपने को पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z मतलब n टाइम्स ऑफ z अपॉन nx, मतलब देखिए तो ये क्या चाहिए, nz अपॉन nx चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब nx/ny इंटू ny अपॉन nz, ये क्या आएगा आपका 2/3 इंटू 4/3, मतलब 8/9 आ गया ना। अपने को ये n, ये क्या आएगा, ny कैंसिल, मतलब nx अपॉन nz जो आया है वो क्या आया है आपका 8/9, तो nz अपॉन nx क्या हो जाएगा आपका 9/8, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 9/8। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, if the speed of light in medium x is 3 × 10⁸, calculate the speed of light in medium y। तो देखिए ये वाला अपने रिलेशन को अपने को यूज करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है,
refractive index of y with respect to x, refractive index of y with respect to x is equal to 2/3. तो refractive index of x with respect to y is 2/3, मतलब हम लोग यहाँ पे किसका लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट v in y अपॉन v in x, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग उसको ऊपर रखते हैं और जिसका लेते हैं हम लोग उसको नीचे रखते हैं, मतलब तो मैंने उल्टा कर दिया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y दिया हुआ, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y अब सही है, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो v इन x जो है वो दिया हुआ है, तो v इन y जो होगा वो क्या होगा 3 × 10⁸ इज इक्वल टू 2/3। तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब v इन y जो आएगा वो क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना, सबसे पहला बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। लेकिन जब हम स्पीड को रिलेट करते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसको जब हम लोग स्पीड को रिलेट करेंगे तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन y बाय स्पीड ऑफ लाइट इन x, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो सेशन होगा वो समझ में आया होगा और आपको अपना तैयारी के बारे में पता चला होगा कि हम कितने तैयार हैं कल के एग्जाम के लिए। आई नो आप लोग साल भर पढ़े हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट।